जय सिया राम, जी, सबको राधे, राधे, जय नमस्कार। श्री राम। तो सबका दिन मंगलमय हो और इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना कार्यक्रम शुरू करती हूँ। तो डॉक्टर कुसुम भरद्वाज जी ने मुझे आप सबसे मिलवाया, तो सबसे पहले मैं उनकी आभारी हूँ। और रंजना जी ने फिर से मुझे बुलाया, तो ये भी मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है कि मैं आप सबसे मिल पा रही हूँ। और जो भी मुझे आता है वो आप सबको बता पा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही यानी प्रेस्टिजियस है, बहुत ही मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि आप सबसे जो आप लोग इतना प्रतिदिन योग कर रहे हैं। और आगामी कल विश्व योग दिवस हम मनाने जा रहे हैं। तो वो तो एक ही दिन तय हुआ है कि 21 को करेंगे। तो सब जो है स्वामी रामदेव जी की कृपा से ये पूरे विश्व स्तर पे योग की महिमा लोगों ने जानी है। तो स्वामी जी को भी मेरा सादर प्रणाम कि उन्होंने एक जो जोत जगाई और सारी दुनिया में योग को फैलाया। योग तो बरसों पुराना है हमारा पतंजलि का, लेकिन दुनिया उससे मतलब ये सोचती थी कि ये तो सांपों के देश वाले हैं, इनको बस यही आता है और कुछ नहीं है। पर अब जब इसका इतना साइंटिफिक रिसर्च हो गया है, तो अब इसकी मान्यता पूरी दुनिया जो है वो उसको नकार नहीं सकती, सबने स्वीकार कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो कल हम रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं कि योग दिवस का। तो आप सबको अ, पूर्व यानी आज ही आगामी जो कल आने वाला योग दिवस है उसके लिए अभी से अ, हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सब इतना अच्छा कर रहे हैं, मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं बीच बीच में ज्वाइन करती हूँ, पर मेरा अपना एक ग्रुप है, तो हम सब मिलके एक साथ करते हैं। तो उसका समय थोड़ा अलग है, पर मैं भी नियमित योग करती हूँ। और स्वस्थ रहने की यही कुंजी है। इसके अलावा जब हम सब योग करते हैं, तो हमारे ग्रुप में हमने सबको बता रखा है कि सबसे पहले अपना कान दबाओ, कान से शुरुआत करो। तो आप सबको भी मैंने अभी पिछले शायद 2-3 महीने पहले कभी एक बार हम फिर जुड़े थे पहली बार, तब मैंने कान के बारे में बहुत विस्तार से बताया था, 2 दिन तक बताया था। तो अभी भी आज भी कल यानी अभी 18 को जुड़े थे, तो आज फिर 20 तारीख को हम दोबारा फिर से जुड़ रहे हैं। तो आज का दिन जो है वो खास तौर से रंजना बहन ने जैसे कहा कि एक्यू पंक्चर और एक्यू प्रेशर में क्या अंतर है, क्या समानता है, ये बताऊं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक्यूपंक्चर जो है वो एक स्किल यानी एक जो प्रशिक्षित चिकित्सक है, वो एक्यूपंक्चर कर सकता है, सुइयां चुभा सकता है। और एक्यूप्रेशर जो है वो केवल लेमैन कोई भी कर सकता है। आप हम कोई भी जो जिसने किसी तरह का कोई विद्या ग्रहण नहीं की है, वो भी कर सकता है। तो ये बहुत प्राचीन पद्धति है। हमारे देश में सूचीवेद चिकित्सा नाम से सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन है। पर अशोक का काल जब आया, उस समय अहिंस बौद्ध धर्म का जब प्रचार प्रसार हुआ, उस समय ये हुआ कि नहीं, ये जो सुई चुभाना एक तरह की हिंसा है। तो उस समय से क्या हुआ कि ये जो एक्यूप्रेशर वाली बात है ना, एक्यूपंक्चर की, वो एक तरह से लुप्त होने लगी कि नहीं, अहिंसा परमो धर्मः, तो बस इसको अहिंसा मान के छोड़ दिया। तो उन्हीं बिंदुओं पर जब प्रेशर दिया, तो वो हो गया एक्यूप्रेशर। और हमारे शास्त्र में मर्म चिकित्सा का वर्णन है, 107 पॉइंट है, कहीं किसी संहिता में 108 भी बताया है। तो जो 100 जो मर्म स्थान है, वही उन्हीं बिंदुओं पर
प्रेशर दिया जाए, दबाव डाला जाए, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इस तरह शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो मर्म के बिंदु हैं, वही एक्यूपंक्चर के बिंदु हैं और वही एक्यूप्रेशर के लिए है। तो दोनों में भिन्नता ये है कि एक्यूपंक्चर जो है वो पूर्ण रूप से तह तक जाके अंदर तक जाकर सुई चुभा करके और उसे जो है वो दूर किया जाता है रोग को। लेकिन प्रेशर जो है वो उसी बिंदु पर दबाव डाल के जब करते हैं तो वो एक्यूप्रेशर हो गया। और कुछ हमारे बिंदु जो है कान में है। और जो एक कोरियन पार्क जोहू थे, अभी ये बहुत नई विद्या है, करीबन 40-50 साल पहले की बात है कि कोरिया में एक कोरिया और जापान में ही कोरिया में एक पार्क जोऊ नाम का व्यक्ति था, जिसको अचानक से सिर दर्द हुआ। उसने सब इलाज किया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसने अपने अंगूठे के में दबाव डाला। फिर एक दिन ये उँगली अपनी मध्य उँगली पे ऐसा दबाव डाला, उसका सिर दर्द ठीक हो गया। तो फिर उसने जो है वहाँ पर छोटी-सी वो सीड लगा दी, कोई दाना लगा दिया, फिर उससे नहीं तो कि एक सुई चुभा दी। तो फिर एक तरह से वो हाथ को सू और पैर को तो सूजोग हो गया वो। तो सुजोग जो है वो अभी-अभी शुरू हुआ है, उसमें बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने वो देखा था कि वो हाथ में किस तरह के किस बिंदु पर दबाव डालो, किस बिंदु पर चने की दाल, मेथी की दाल मेथी का दाना लगा के और किस तरह से प्रेशर दिया जाता है, वो सुजोग है। तो ये विद्या अभी-अभी यानी कुछ ही 50 साल पहले ही डेवलप हुई है। तो और लेकिन इसने चाइनीज़ जो वो है, उसमें भी हाथ में पॉइंट, हाथ और पैर में पॉइंट हैं, जिनको कि दबाने से अ, लाभ मिलता है। फिर उसी तरह का एक रिफ्लेक्सोलॉजी होती है, मतलब पैरों में जो बिंदु हैं, उनको किया जाता है, वो रिफ्लेक्सोलॉजी है। तो इस तरह है एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी, ईयर एक्यूप्रेशर, ये सारा जो है वो सब एक सा ही है, बहुत अंतर नहीं है। लेकिन जो एक्यूपंक्चर जिसके बारे में आप लोगों को शायद पूरी जानकारी ना हो, ये जैसे कि बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया, उस तरह का मामला है। जिसको पूरे शरीर की रचना का ज्ञान हो, जो कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ये सारा जानता हो कि कहाँ पर हृदय है, कहाँ पे हमारा हार्ट है, कहाँ पे हमारे लंग्स हैं, कहाँ हमारे श्वास नली है, और कहाँ हमारे जो है ये लिवर है, स्प्लीन है, ये सारे अंगों के बारे में जानकारी होगी तो वो व्यक्ति सही-सही कर सकता है। पर यदि किसी गलत हाथों ये विद्या पड़ गई, तो लेने के देने पड़ जाएँगे, प्राण घातक भी हो सकता है। तो इसलिए जो एक्यूपंक्चर है वो एक तरह का आर्ट है, स्किल है, जो कि हर व्यक्ति नहीं कर सकता, केवल जिसने शरीर की रचना का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और शरीर की क्रिया के बारे में मालूम है, वो व्यक्ति इसको कर सकता है। लेकिन एक्यूप्रेशर जो है वो अ, सभी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे हैं जो बहुत घातक हैं। जैसे कि हमारा तल हृदय, मतलब ये हाथ के मध्य में होता है और पैर के सेंटर में, जो जिसमें आपको कहानी याद होगी कि कृष्ण भगवान को पैर के तलवे में तीर लगा था और उन्हें देह त्याग दिया। तो इस तरह से कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो बहुत ही दबाव डालना घातक है। जैसे कि कोई स्त्री प्रेग्नेंट है और उसको आपने कुछ ऐसे पॉइंट दबा दिए, तो उसको हो सकता है अबॉर्शन हो जाए। तो एक्यूप्रेशर भी ऐसा बहुत
आसान नहीं है, उसमें भी आपको बहुत ही कहना चाहिए सोच समझ के पॉइंट दबाए जाएँ, क्योंकि पॉइंट दबाने से भी बहुत ज़्यादा अ, असर होता है। जितना सुइयों से होता है उतना ही 50% करीब एक्यूप्रेशर से भी उतना ही लाभ होता है। तो उसको भी जैसे बहुत सारे इन दिनों ऐसा हो रहा है कि व्हाट्सएप पे रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे आते रहते हैं कि जिसमें बताया है कि ये पॉइंट दबाओ तो ऐसा हो जाएगा, ये पॉइंट दबाओ तो डायबिटीज़ से मुक्त हो जाओगे। तो ऐसा नहीं होता है, मेंटेन होती है, पर ऐसा नहीं कि एक्यूप्रेशर से आप डायबिटीज़ से पूरी तरह से ठीक हो जाए, है ना? तो इसलिए एक्यूप्रेशर ज़रूर करिए, सीखिए, करिए, लेकिन कुछ जो प्राणघातक बिंदु है, हुँ, कई आप लोगों में अभी सभी सीनियर हैं, कुछ जूनियर भी होंगे, जो कि अ, इंग्लिश मूवी, चाइनीज़ मूवी आजकल हिंदी में डब होके आने लगी ना बहुत सारी ऐसी, उसमें दिखाता है कि किसी पॉइंट पे ऐसा दबा दिया और फ़ौरन वो व्यक्ति बेहोश हो गया। कुछ गले में इस तरह के कुछ बिंदु वो मैं बताऊँगी नहीं कौन-सा बिंदु, नहीं तो पता चला उसका दुष्प्रयोग होने लगा। कि यदि वो उसकी अमेरिकन मूवी है, उसमें जो वो हीरो है वो कुछ ऐसे पॉइंट दबाता है कि एकदम बिना कुछ के वो फट से मर जाता है आदमी, बेहोश हो जाता है और अंत में उसकी जान निकल जाती है। तो एक्यूप्रेशर इतना घातक भी है। यानी आप लोगों को मैं रंजना जी ने कहा था कि आप उसके एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो हाथ और पैर के पॉइंट है ना? जो हाथ-पैर के बिंदु है, वो बहुत आसानी से आप दबा सकते हैं, उसमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन इधर ऊर्ध्वजत्रु यानी गर्दन से ऊपर के जितने बिंदु हैं, ये सोच समझ के दबाया जाए। जैसे कोई बेहोश हो गया है ना, तो उसको ये पॉइंट दबाएँगे, तो फ़ौरन जो है वो उसको होश आ जाएगा। अ अ, अभी भाई साहब ने ठीक ही कहा कि युद्ध में इसका प्रयोग बहुत होता था, कि अब जब वहाँ तो कोई अब चिकित्सक पहुँच नहीं पाता, तो उसको होश में लाने के लिए इस बिंदु को ज़ोर से दबाया जाता था और पैर के नीचे मैं आपको बिंदु बता देती हूँ। ये पैर में इस जगह, यहाँ पे, ये मैंने बिंदी लगा दी। आप लोग को दिखाई दे रहा है? हाँ, हाँ, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो जी। ये एक मर्म का एक बिंदु है, तल हृदय मर्म। तो ये हथेली में भी ऐसा बीच में होता है और ये पैर में भी होता है। तो ये जो है उस समय यदि कोई बेहोश हो गया, किसी मिर्गी का दौरा पड़ा, तो एक बिंदु ये और दूसरा जो है अपने सिर में, मुँह में, ये जो नाक के ठीक नीचे यहाँ, ये बिंदु और इसके नीचे ये 2 बिंदु ऐसे हैं जिन पे दबाव डालने से तुरंत होश आ जाता है। कोई बेहोश हो गया है, तो फ़ौरन इसको दबाएँगे आप, इन बिंदुओं को, तो तुरंत जो है होश आ जाएगा। तो इस तरह ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको दबाने से तुरंत एकदम हमारे चक्षु खुल जाएँगे। तो ये ख़ास बिंदु है, तो उसके फ़ायदे और नुकसान मैंने काफ़ी सारे बताए आपको। तो एक्यूपंक्चर से क्या होता है ये भी एक बार बता दूँ आपको? कि मैंने जो गैस विक्टिम थी और मुझे जो गैस त्रासदी में इतनी ज़हरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट को मुझे उस जहाँ से फैक्ट्री से गैस लीक हुई थी वहाँ थी, तो इतना ज़्यादा असर था कि अगली सुबह मैं देख पाऊँगी या नहीं ऐसा लग रहा था। पर सब तरह की दवा लेने के बाद जब कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो मुझे एक्यूपंक्चर ने जीवन दान दिया। 3 साल मेरा इलाज हुआ चीन में, तो वहाँ पर जब एक्यूपंक्चर किया गया तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, फिर मैंने वो विद्या सीखी
और उसमें मैंने वहाँ जब मैं पढ़ रही थी 3 साल, तो मैंने उसमें देखा कि ज़्यादातर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, नस नाड़ियों से संबंधित, जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट प्लेयर है, या आप जैसे कोई किसान भाई हैं, या अपनी महिलाएं घर पे गैस की टंकी उठा रही हैं अचानक से, या कोई कृषक जो है वो अपनी धान की बोरी इकट्ठे यूं ही उठा लिया और पूरा दबाव जो है कमर पे पड़ा, तो क्या होता है कि कमर में हमारे जो वो है रीढ़ की हड्डी है, उसमें यहाँ गर्दन से लेके यहाँ नीचे तक के जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें ये जो हिस्सा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ तक पसलियों ने पकड़ा है। फिर नीचे जो कमर की ये हड्डी है, यहाँ पे ये इसको स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को इस बड़ी हड्डी ने पकड़ा है। यहाँ तक पसलियों ने पकड़ा है, ये हिस्सा जहाँ की बेल्ट बांधते हैं। तो इस जगह L3 आप L4। आदरणीय डॉक्टर साहब, आपका मोबाइल शायद आ रहा है, उसको खड़ा कर सकते हैं? हमें आधा वो दिख रहा है। अच्छा। हाँ। नहीं, इसका ऊपर ऊपर वर्टिकल वाला नहीं। ज़्यादा दिखाई दे रहा था। हाँ, हाँ, अभी अब ठीक सही है, अब सही है। अब सही है। जी जी। हम्म। अब पूरा दिख रहा है आपको? जी जी, बिल्कुल पूरा दिख रहा है। तो सदन जो को भी दिख रहा होगा शायद। रीढ़ की हड्डी जो है, ये गर्दन से लेकर के और नीचे बटक्स तक, ये पूरा जो है रीढ़ की हड्डी हमारी, इसको ऊपर जहाँ पसली ने पकड़ रखा है, रिब्स ने, और जो कमर की बड़ी हड्डी है उसको जो है वो इसने पकड़ रखा है। तो इस तरह से, तो रीढ़ की हड्डी पूरी जो है वो हमारी इसमें गर्दन में क्या है, 2.5 किलो का सिर है। अब 2.5 किलो के सिर को गर्दन ने संभाला हुआ है, तो उसमें कोई सपोर्ट तो है नहीं। तो इसलिए गर्दन झुका के जो बहुत काम करते हैं, उनको जो है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, यहाँ गर्दन चक्कर आएगा, यूं घुमा है, कभी गर्दन यूं की पीछे की तो चक्कर आ जाएगा। किसी ने आवाज लगाई पीछे ऐसे पलट के देखे तो एकदम से चक्कर आने लगेगा। किसी ने कहा कि जरा इधर देखिए, यूं गर्दन की तो अचानक बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्योंकि यहाँ से जो गर्दन से आपने जो सिर से जो ये जा रही है नस गर्दन की, ये गर्दन में, पूरी गर्दन में सारे पॉइंट हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर तो इधर पीठ का हिस्सा है ना। अब यहाँ पे इस जगह पे रीढ़ की हड्डी को कोई सपोर्ट नहीं है इतनी जगह, और ये 2.5 किलो का सिर है। तो क्या होगा कि यहाँ पर यदि आप बहुत लंबे समय तक के झुक के काम कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा लंबे समय तक के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लिख पढ़ रहे हैं, तो गर्दन झुके झुके यहाँ पूरी गर्दन की जो नस है, वो एक तरह से समझिए कि अ, जैसे कि अ, यदि हम मैं आपको हाथ से करके दिखाती हूँ कि हमारी ये जो रीढ़ की हड्डी है, यूं समझिए ऐसी, इसके बीच में इतना इतना गैप है, हर उंगली के बीच में थोड़ा गैप है। लेकिन यदि बार बार झुके 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 काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये ऐसी हो जाती है, पूरी जुड़ जाती है ये समझ में आया आपको कि पहले ये ऐसा अंतर रहता है और बाद में धीरे धीरे वो झुके झुके यूं ऐसी आपस में जुड़ जाती हैं। तब यहाँ से जो नस निकल रही है, जो नर्व यहाँ सप्लाई हो रही है, उसमें कंप्रेशन हुआ, तो वहां पर फिर क्या होगा कि एक सिरा ऊपर जा रहा है, एक सिरा इधर कंधे पे आ रहा है, और आगे चल के पूरी हमारी उंगली तक के आ रहा है। तो ये उंगलियों में जब झंझनाहट हो रही है, और यहाँ सनसनाहट हो रही है हाथों में, और कंधे में, यहाँ भुजा में दर्द हो रहा है, तो ये सब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का लक्षण है कि वहां पर नस दब रही है। इसके कारण
चक्कर आ रहे हैं, हाथ में झुनझुनी हो रही है, और कई बार भ्रम हो जाता है कि नहीं कि कोई हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है, ये हाथ में इतनी झुनझुनी आ रही है। सुन रखा है कि छोटी उंगली में यदि कुछ सनसनाहट हो रही है, बाएं हाथ में कुछ दर्द हो रहा है, तो जरूर कुछ हार्ट का प्रॉब्लम है। ऐसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बताती रहती है। तो घबराइए नहीं। गर्दन में यदि नस दब रही है, स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ है, तो भी आपको ये लक्षण मिलेंगे। कैसे? कि ये उंगलियों में सनसनाहट ऐसी, या यहाँ पे शोल्डर में कुछ झंझनाहट, कोहनी में पूरा हाथ यहाँ तक दर्द हो रहा है। यदि बाईं तरफ हो रहा है तो यदि बहुत ज्यादा ये छोटी उंगली तक के आ रहा है, तब तो समझिए कि हार्ट चैनल से संबंधित हो सकता है। और यदि पूरे हाथ में इसमें झुनझुनी आ रही है, तो ये समझिए कि वो गर्दन के कारण ही है। तो इस समय क्या करते हैं कि गर्दन के जो पॉइंट हैं उन पे हम प्रेशर देते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं, तो उससे लाभ मिलता है। और मैंने क्योंकि एक्यूपंक्चर सीखा है 3 साल तक, तो मेरे जो चीनी गुरुओं ने मुझे जो शिक्षा दी है, उससे हमने अच्छी तरह से मैंने वो पॉइंट को देखकर सीखा और कैसे लगाया जाता है। तो ये गर्दन जो है वो बहुत सेंसिटिव एरिया है। मतलब गर्दन में, ये पूरी गर्दन जो है, यहाँ पे जितनी नस नाड़ी जा रही ना, एक शाखा ऊपर जा रही है, एक शाखा यहाँ से कंधे में आ रही है, उसके बाद में ये आगे चल के ये पूरे हाथ में आ रहा है। तो यहाँ से शुरू होके, गर्दन से शुरू होकर के ये पूरे यहाँ तक यूं चली आ रही है और हाथ में यूं झुनझुनी आ रही है। तो ये हुआ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो इसमें गर्दन में एक्यूप्रेशर किया यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे इस तरह से प्रेशर दिया, तो उसको निश्चित है तुरंत राहत मिलेगी। लेकिन कुछ पॉइंट यहाँ बड़े प्राण घातक है। इधर जोर से दबा दिया इधर, तो फिर बस टैन बोल जाएंगे ना। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए। गर्दन का पॉइंट एकदम से ऐसा नहीं दबाएंगे। और हम क्या करते हैं, एक्यूपंक्चर में बारीक बारीक सुइयां चुभवाते हैं, जिससे कि जहाँ पर अवरोध है, यानी रुकावट है, जैसे रीढ़ की हड्डी में इस गर्दन के पास यहाँ पर यदि नस में दबाव है, तो इस जगह यहाँ पर हम सुई चुभाते हैं। तो वो जो सुइयां चुभाई जाती हैं, वो हमारे जो रोग के पूरी तरह से उसको निर्मूल कर देती हैं ने, वो पूरी तरह से सर्वाइकल का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। अधिकतर अभी इन दिनों देखने में आ रहा है कि लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को भी ये स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में सबको बोला कि लैपटॉप पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, इस पे आप पढ़ाई करो। स्कूल तो जा नहीं सकते, कॉलेज जा नहीं सकते, तो पूरे समय गर्दन झुका के लैपटॉप पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे काम करते करते 2 साल में गर्दन का हाल बेहाल हो गया। और लोगों को, अभी मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं लॉकडाउन के बाद, यानी 23-24 में, इतने बच्चे आए, मुझे हैरानी हुई कि ये प्रॉब्लम तो ओल्ड एज में होता है, 60+, 60-70 साल की उम्र वाले, या जो बैंकर हैं या आर्टिस्ट हैं, इनको ये तकलीफ मैं देखती थी। कि जैसे कि मार्च में वो होता है ना, क्लोजिंग होता है, अप्रैल में इतने सारे बैंक मैनेजर आ गए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है कि सब बैंक वाले आ रहे हैं, हर दूसरा बैंक वाला, अरे आप भी आ रहे हैं। दूसरा बैंक, कैनरा बैंक वाला बोल रहा है कि अरे आप भी आ रहे हैं। तो ऐसा लगा कि अरे ये क्या हो रहा है भाई, सबको एक साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो पता चला कि सबने क्लोजिंग में बहुत काम किया है, इसलिए सबकी गर्दन में तकलीफ हो रही है। वैसे ही जो बच्चे हैं, इनको एग्जाम टाइम देखिएगा गर्दन में दर्द हो रहा है, तो इनको नेक की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए और एक्यूप्रेशर करना चाहिए। कुछ नहीं तो अपने हाथ से टॉवल से यूं यूं रगड़, नहाते समय ऐसे गर्दन से उसको प्रेशर दे दिया, रगड़ लिया।
तो एक्यूप्रेशर इसमें बहुत फायदेमंद है। और यदि किसी को बहुत ज़्यादा एक्सरे किया, पता चला बहुत नस दब रही है और डॉक्टरों ने कहा कि अरे तो इतनी ज़्यादा है कि आपको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन के नाम से ही घबराहट होती है कि अरे बाप रे, ऑपरेशन से क्या होगा, तो बहुत खतरनाक होता है। तो उस समय एक्यूपंक्चर से बहुत मदद मिलती है। और यदि बहुत ज़्यादा डिस्क बल्जिंग नहीं है, जो उसमें जो बीच में रीढ़ की हड्डी के बीच में दो यानी वर्टिब्रा वर्टिब्रा को, जैसे कि ये मैंने मोती की माला पहन रखी है, तो जैसे ये एक मोती की गुड़िया है, इसी तरह हमारी स्पाइन है। तो स्पाइन जो है वो उसमें हर मोती के बीच में जो स्पेस है ना, जो जगह है वहां पर एक हलवा जितना नरम एक डिस्क होता है। तो वो डिस्क क्या होता है, निकल आता है जब ऐसा ज्यादा दबाव पड़ा, तो वो निकल आता है। अब उसका क्या उपाय है कि एक्यूप्रेशर दिया तो थोड़ी देर के लिए तो दर्द से राहत मिल जाएगी, और परमानेंट क्योर करना है, पूरी तरह इसको ठीक करना है, तो वहां पर सुई चुभाई जाती है। तो वो कैसी होती है कि जो गर्दन का हिस्सा है, यहाँ पर ये बीच की जो रीढ़ की हड्डी है, इसके आजू बाजू यहाँ पर सुइयां चुभाई जाती हैं, जिससे कि पूरा ये जहाँ दबाव है वो दबाव दूर हो जाता है। तो मैंने आपको बताया, रंजना बहन, आप समझ गई होंगी कि एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर में क्या अंतर है। एक्यूप्रेशर आप सब कर सकते हैं, और एक्यूपंक्चर जो है आप तलाश करिएगा, कोई आसपास क्वालिफाइड डॉक्टर हैं जिसने कि ये विद्या अच्छी तरह सीखी है, उसको ही सौंपिएगा अपने आप को, वरना कुछ का कुछ हो जाएगा। इन दिनों क्या हो रहा है कि छोटे छोटे शॉर्ट कोर्स हो रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स हो रहे हैं। तो यदि आपसे कोई कहे कि भाई रोशन लाल जी, आप किताब में पढ़ के और तैरना सीख जाइए, तो क्या संभव है कि किताब में पढ़ के या ऑनलाइन देख के तैरना सीख सकते हैं? बिल्कुल नहीं असंभव है, होगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं। होगा। जी बिल्कुल। तो किताब में सीख इसलिए सकते हैं, किताब में सीख जाएंगे, पानी में नहीं सीख पाएंगे। नहीं नहीं, किताब से तैरना नहीं सीख सकते। जब तक पानी में न उतरे तब तक आप नहीं सीख सकते। तो मुन्नीलाल जी, आप तैरना जानते हैं? तैरना जानते हैं भाई साहब? जी जी जानता हूँ बहन जी, जानता हूँ। हाँ। तो जब तक कि आप पानी में नहीं उतरे होंगे तब तक के तो फिर तैरना नहीं आया होगा। मैं जब यही तक कह रहा था कि तैरना पड़ेगा पहले, तभी सीख पाएंगे। जी, वो तो तभी सही सीख है। पाएंगे। जब तक पानी में तो नहीं जाओगे इसलिए, तब तक तो बिल्कुल सही कहा तो आपने। जब तक कि आप पानी में उतरेंगे नहीं तब तक आप तैरना नहीं सीख सकते। इसी तरह जो ये विद्या है एक्यूपंक्चर की, जब तक आप अपने गुरुओं से अच्छी तरह से ना सीखें तब तक आप जो है इसे नहीं कर सकते। केवल किताब में पढ़ के ये विद्या आपको नहीं आएगी, इसके लिए गुरु शिष्य परंपरा से ही सीखना पड़ेगा। तो जो एक्यूपंक्चर यदि आप कभी कराना किसी से कराना चाहें, तो उसके लिए जो योग्य चिकित्सक है जिसने सही सही शिक्षा ली है, उसी से करवाएं। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि बंदर के हाथ में उस तरह जैसी बात हो जाएगी, तो इसलिए गलत हाथों में ना पड़ जाए, ये मेरी सलाह है। और एक्यूप्रेशर जो है वो बिल्कुल बहुत फायदेमंद है, ज़रूर करिए। और जैसे आज का खास ये था, रंजना बहन का आग्रह था कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में आप क्या अंतर है ये बताएं। तो जितना मैंने बताया मेरे ख्याल से पर्याप्त है। और यदि इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं और कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। और जितना मेरा ज्ञान है, जितना मेरा अनुभव है, आयुर्वेद में तो मेरा 50 साल का अनुभव है, लेकिन एक्यूपंक्चर में भी मेरा करीबन 40 साल का अनुभव इसमें भी है। तो इसमें भी जितना मुझे मालूम है,
वो मैं आपको बता सकती हूँ। तो जिसको जी भी ओम। तो जो भी जी आप ओम। चाहें, आप पूछना चाहें तो आप अ, बताइए। जी बहन जी, जब हम बाइक चलाते हैं हाँ जी। और जैसे हाथ हाथ में अकड़ा ना जाए हाँ, और हाथ को जो है एकदम से जैसे अकड़ जाए, है ना, हाँ, या हाँ। अंगुलियां ऐसे मतलब सीधी हो जाए, है ना, हुँ, तो हुँ। ये काय का लक्षण है? ये सीधे-सीधे गर्दन से इसका संबंध है। गर्दन में जब बहुत ज़्यादा झुकाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा झुक के काम करते हैं या ज़्यादा बोझ उठाते हैं, तो हमारी रीढ़ की हड्डी पे असर पड़ता है। तो उसके कारण हमें हाथ तक के झुनझुनी आती है। और दूसरा कारण है वात विकार, संधिवात। यदि आपके परिवार में वात रोग है, हमारे शरीर में क्या है, वात, पित्त, कफ 3 दोष हैं। तो यदि वात का जी। विकार अधिक बढ़ा तो भी जॉइंट्स पेन होता है। तो सारे जॉइंट में हो सकता है, उँगलियों में हो सकता है, कलाई में, घुटने में, पैरों में, हर जोड़ में हो सकता है। यदि केवल ये हाथ केवल की ये केवल दाहिने हाथ में होता है, दूसरे हाथ में नहीं होता, केवल दाहिने हाथ में। हाँ, तो आपके दाहिने साइड की गर्दन में आपका प्रेशर बन रहा है। आपका जो राइट साइड की जो गर्दन है, यहाँ पे किसी कारण से ज़्यादा झुक के काम किया होगा या कोई बोझ उठाया होगा, यहाँ नस दब रही है, उसके कारण आपके हाथ तक असर जा रहा है। तो ये आपके पूरे हाथ में यहाँ से शुरू होकर के और ये अंतिम सिरा यहाँ हाथ में आता है। तो ये आपको तब तकलीफ होती है जब आपकी गर्दन में नस दब रही हो। तो और ये सीधा-सीधा गर्दन की एक्सरसाइज करिए। नेक और का रोटेशन इस तरह। ये छोटी उंगली और उसके बगल वाली उंगली, ये हाँ, दोनों में उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता। तो ये इसका C4 C5 का पाथवे है। मतलब गर्दन में 7 वर्टिब्रा है। हुँ, ये पूरी गर्दन में यहाँ से यहाँ तक 7 है, 7 वर्टिब्रा है ना? तो ये हिस्सा से में दबाव पड़ने से कुछ नहीं होता है। इसके नीचे यहाँ यदि हम गर्दन ऐसे घुमाते हैं और गर्दन घूम जाती है या पीठ की हड्डी जो है ये नहीं हिलती, तो समझ जाइए कि वो थोरेसिक वर्टिब्रा है। तो गर्दन की जो 7 वर्टिब्रा है उसमें चौथी और पांचवी में दबाव बन रहा है, इसके कारण यहाँ तक के आपको झुनझुनी ऐसी महसूस होती है। तो ये अपनी हर फिंगर में अलग-अलग नस इसमें अलग, इसमें पूरी जो सातों वर्टिब्रा हैं उनके प्रेशर से ही पूरे इसमें उंगलियों में झुनझुनी आती है। तो गर्दन की एक्सरसाइज बराबर करिए और उससे फायदा होगा। और ये हमारी जो सुजोग में ना ये 2 उँगलियाँ, छोटी उँगली और ये इंडेक्स फिंगर, इसमें ये ऊपर वाला हिस्सा ये जो है ये गर्दन को रिप्रेजेंट करता है ना, तो वहाँ पे मेथी दाना लगा लीजिए। और गर्दन में यहाँ पे प्रेशर डालिए आप, पीछे, गर्दन के पीछे। गर्दन के पीछे आप प्रेशर डालेंगे तो उसमें आपको आराम मिलेगा। इस जी। एरिया पे, यहाँ पे। यहाँ पे इसमें क्या कर सकते हैं कि आप कोई तौलिया ले लें। जैसे नहाते समय क्या करते हैं हम, ऐसा टॉवल लेके और इस तरह से गर्दन को यूं यूं करते हैं ना, ऐसे ऐसे मसाज करते हैं जी। पीठ को इस तरह। तो सिंपल आप गर्दन में इस तरह से एक टॉवल लेकर के ऐसे मसाज करेंगे तो भी इसमें आराम मिल जाएगा आपको। तो आसान तरीका बता दिया आपको जी। गर्दन जी, की मालिश धन्यवाद करने धन्यवाद। के। जी। जी जी, ओम। बहुत जी ओम। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय रमेश चंद्र बेरा जी भाई साहब, आपने आपका समाधान हो चुका है और फीस जमा कर दीजिएगा। जी, धन्यवाद। और इसी के साथ मैं दूसरा प्रश्न ले लेती हूँ। आदरणीय डॉक्टर दुबे आप सर। लोग से ये फीस ये है कि यही चीज जो है ना, यदि किसी को तकलीफ हो रही है
तो उसको आप दूसरों को भी बताइए कि भाई चिंता की बात नहीं, यदि बाएं हाथ की उंगली में ज्यादा हो रहा है तो सीधे डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हार्ट चैनल वहां से जाता है। तो इसलिए बाएं हाथ में यदि कभी तेज दर्द हो रहा है और वो छोटी उंगली तक जा रहा है, तो अवश्य ही हृदय रोग विशेषज्ञ किसी चिकित्सक की सलाह जरूर लें और ब्लड प्रेशर मैडम ये वगैरह कभी देखें। कभी तो ऐसा भी होता है कि ये दो उंगलियां जो है अपने कंट्रोल से ही बाहर हो जाती है। तो तब ये होता है कि आपकी नस बहुत ज्यादा दब रही, पिछले दिनों आपने खूब मोबाइल देखा है, कई घंटे तक मोबाइल देखा है, या बहुत कुछ झुक के काम किया है, बागवानी की है या निदाई गुड़ाई की है, तो वो ज्यादा मोबाइल झुक के काम किया है इससे हुआ है। काम तो नहीं किया, मोबाइल जरूर देखा है। हाँ, तो उसका थोड़ा सा जैसे हम उपवास करते हैं ना, तो उस दिन जैसे नवरात्र आती है तो हम 9 दिन तक के पूजा पाठ करते हैं और बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं। तो वैसे ही इसका उपवास कर लीजिए मोबाइल का, कि थोड़ी दिन के लिए मोबाइल को दूर कर दीजिए, नहीं देखेंगे, लिमिटेड टाइम में देखेंगे, कि बस 1 घंटे देखेंगे, इससे ज्यादा नहीं देखेंगे। तो यदि आपने अपनी मोबाइल की जो आदत है, क्या करिएगा सारा दिन पूरी दुनिया के बारे में जान के क्या फायदा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो आपको इतना भ्रमित कर देती है कि ये नहीं खाना, इसको खाने से ऐसा हो जाएगा, इसको खाने से ऐसा हो जाएगा, ये आहार लोगे तो पता चला कि आपको तो डायबिटीज है। अरे भाई, डायबिटीज है तो दवा खानी पड़ेगी, पर आहार विहार पे नियंत्रण करना पड़ेगा। तो यदि केवल आपने पूरे समय मोबाइल ही देखा तो दिमाग जो है उसमें इतनी सारी चीज भर लोगे, तो फिर दिमाग भी भ्रमित होगा और जो है हाथ की उंगलियां भी कितनी देर तक के मोबाइल थामे रहोगे। बिल्कुल अभी सही जैसे कहा आदरणीय डॉक्टर रश्मि झा जी आपने, क्योंकि देखिए डॉक्टर को पता होता है कि हमारा जो आपने जैसे रमेश चंद्र मेहरा जी वैसे आपने बताया कि हाथ का दर्द, तो फिर आपने बिल्कुल बताया है और उन्होंने मान लिया है, तो ये डॉक्टर को सारे क्रियाएं पता होती है कि हमारे जो हम मूवमेंट करते हैं हमें क्या होता है। तो इसी तरह आपने बिल्कुल समाधान किया। इसके बाद हम चलते हैं डॉक्टर दुबे सर, महाराष्ट्र से है, नागपुर वर्धा से। मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ अपना प्रश्न करें। धन्यवाद बहन जी। रश्मि दीदी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, कल भी दी, आज भी दी। मेरे छोटे से 2-3 प्रश्न है मैडम से। हाँ जी, एक तो बताएं। ब्लड कैंसर जैसी बीमारी है जी जो बहुत दुर्धर मानी जाती है, तो जी इसमें इसका ये एक्यूप्रेशर बोलो या एक्यूपंक्चर से परमानेंट इलाज है क्या? जी, एक नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। और जी इसमें बिल्कुल भ्रम मत पालिए। इसमें केवल हम उससे दर्द से राहत दे सकते हैं। यदि उसको बहुत ज्यादा तकलीफ है, दर्द हो रहा है, तो उसे हम राहत दे सकते हैं। और यदि कैंसर के पेशेंट को एक्यूपंक्चर किया गया, सुई चुभाई गई, तो वो जो कैंसर सेल है और बढ़ सकती है। तो प्रेशर दिया जा सकता है, जहाँ दर्द है, जहाँ तकलीफ है, वहाँ प्रेशर दिया जा सकता है। और कुछ जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले पॉइंट है, उन पे रेगुलर प्रेशर दिया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको अपने शरीर पे बताती हूँ। देखिए, ये हाथ की कोहनी जो है, यदि हमने हाथ ऐसे मोड़ा, तो ये जो कोहनी की हड्डी है, और उसके बाद में ये क्रीज बनती है, ये क्रीज बन गई, ये, और ये हड्डी है। तो यहाँ पर पॉइंट है, ये इम्यूनिटी का पॉइंट है, बाहर की तरफ ना, ये ये बिंदु है, ये कोहनी का ये हिस्सा और ये हिस्सा, इसके बीचों बीच ये बिंदु है। यहाँ पर प्रेशर दिया जाएगा, तो उससे उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और इसी तरह पैर में पॉइंट है, पैर में ये जो घुटना है, घुटने से नीचे, घुटने से 4 अंगुल, मरीज के 4 अंगुल है ना,
इतने नीचे बाहर की तरफ यहाँ पर पॉइंट है जो कि लोअर शरीर के निचले हिस्से की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जैसे मैंने बताया कोहनी के पास ये पॉइंट है। तो इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, दर्द में राहत दिला सकते हैं, लेकिन कैंसर का इलाज एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर में बिल्कुल नहीं है। तो इसमें आप इस पे बिल्कुल नहीं जाइए। हाँ, जब क्या होता है कि टर्मिनल पॉइंट आता है। कैसा? कि जब रोगी का अंतिम समय आ गया और जब पता चला कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जैसे अपना उदाहरण देना तो ठीक नहीं होता, लेकिन मेरी माँ को कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। उसके बाद उनका कीमोथेरेपी हुआ और उसके बाद उनका रेडिएशन हुआ, उससे उनको काफ़ी राहत मिली और वो करीब-करीब 4 साल नॉर्मल लाइफ अच्छी तरह से उन्होंने जीवन जिया। पर वो जो ऑपरेशन हुआ था उसके बाद कुछ सेल कहीं छूट जाती हैं, वो माइग्रेट हो जाती हैं, यहाँ से वहाँ फैल जाती हैं और उनके मस्तिष्क में चली गई, रीढ़ की हड्डी में चली गई, लंग्स में, पूरे शरीर में वो मेटास्टेसिस कहते हैं उसको कि पूरे शरीर में कैंसर फैल गया। अब ये तय था कि अब कुछ दिन, कुछ घंटे बचे हैं उनके पास। लेकिन फिर भी ऐसा लगता था, मेरे पिता का कहना था कि नहीं अब इनको चैन से घर में रखो, जाने दो, मत करो कोई इलाज। भाई को लगता था कि नहीं, नहीं आखिरी साँस तक के जो हो करेंगे, करेंगे। मैंने कहा नहीं, नहीं घर पे हम सब के बीच में वो जाएँगी तो शांति से जाएँगी, उनको हम अस्पताल नहीं ले जाएँगे। तब मैं उनको एक्यूपंक्चर करती थी, तो जो दर्द को कम करने वाले पॉइंट होते थे वो वहाँ पर मैं एक्यूपंक्चर करती थी। तो अब क्योंकि जब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, यदि वो सेल बढ़ते भी हैं, तो जाना तो है ही कुछ, यदि वो महीने भर का समय है या हफ्ते भर का या ईश्वर ने कितने दिन दिए हैं, कोई नहीं जानता। पर हाँ, उस समय मैंने उनको मेरे पिता ने कहा तुम चीन से इतने 3 साल पढ़ के आई हो, माँ के लिए कुछ तो करो, कुछ तो करो। तो फिर मैं उनको एक्यूपंक्चर करती थी और उनको दर्द से राहत मिलती थी और वो सो जाती थी। तो मेरे लिए कहना चाहिए बहुत ही अ, आत्म संतुष्टि मिलती थी कि मैं अपनी माँ को थोड़ी देर के लिए दर्द से राहत दे पाती थी और वो सो जाती थी। इसके साथ मैंने चाइना में रेकी भी सीखी थी। तो सबसे पहले 94 में मैंने चाइना में एक जर्मन लेडी से रेकी सीखी थी। तो धीरे-धीरे उसकी वो होती हैं फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ग्रैंड मास्टर वो सब मैंने किया। तो उसमें रेकी भी बहुत ही पावरफुल थी। तो साथ में मैं उनको हर बिंदु पे जहाँ सुई चुभाती थी वहाँ पे रेकी के सिम्बॉल भी बनाती थी। तो वो बिल्कुल चैन से सो जाती थी। तो वो यानी कि उस समय एक्यूपंक्चर ने काफ़ी मदद की और मुझे संतोष है कि अंतिम समय में अपनी माँ को मैं थोड़ी राहत दे सकी। मेरे पिता साइंस वाले थे। वो मेरी दादी उनको साइंस खोपड़ा कहती थी कि हर चीज़ में साइंस, साइंस करते हैं। और वो बिल्कुल माँ बहुत आस्तिक थी, पिता बहुत नास्तिक थे। तो वो बिल्कुल इस पे विश्वास नहीं करते थे इन सब चीज़ों पे। तो जो मैं रेकी करती थी तो कहते थे कि क्या जादू-टोना करती हो और इसके पैसे भी लेती हो, ये तो बहुत गलत बात है, तुम डॉक्टर हो, तुमको ये सब जादू-टोना नहीं करना चाहिए। ये सब तो क्या है, रेकी क्या चीज़ होती है? कुछ नहीं है। लेकिन जब वो उसका असर देखते थे कि मैं माँ को रेकी देती थी और मेरी माँ सो जाती थी, तो दर्द से राहत मिल जाती थी। तो मेरा क्लिनिक भी घर पर ही था, मैं मरीज़ देखती थी शाम को। तो मेरे पिता आके कहते थे, "वो तुम्हारा क्या सीख के आई हो चीन से जादू-टोना, वो कर दो ज़रा, अम्मा सो जाएँगी।" तो फिर मुझे लगता था, अरे! ये तो पिताजी यही सब मानते नहीं है, फिर ऐसा कैसे कह रहे हैं? पर उनने प्रैक्टिकली देखा है कि उनको रेकी से और एक्यूपंक्चर से राहत मिली। तो उनको मैं एक्यूपंक्चर भी करती थी और रेकी भी देती थी
तो उससे उनको दर्द में राहत मिल जाता था। तो जाते-जाते वो दर्द से मुक्त हो गई थीं, जो पूरे समय दर्द से तड़पती थीं, तो जब मैं उन्हें रेकी दे देती थी, एक्यूपंक्चर करती थी, तो वो कम से कम आधा 1 घंटे तो अच्छी तरह सो जाती थीं। तो परंतु शुरू में जब ठीक होने की उम्मीद है, तब तो एक्यूपंक्चर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे चीनी गुरुओं का कहना था कि ये शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है, हमारी प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है, तो जो अच्छी सेल हैं, उनकी ग्रोथ तो होगी, साथ में जो कैंसर सेल है, वो भी ग्रो होने लगेंगी। तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, कि हम तो इधर अच्छा करना चाह रहे थे और पता चला अच्छी सेल भी डेवलप हो गई, कैंसर सेल भी और डेवलप हो गई। तो उस समय फिर उनका कहना था कि शुरुआत में कैंसर पेशेंट को एक्यूपंक्चर नहीं करना, जब एकदम अंतिम समय आ जाए, दर्द के कोई उपाय ना मिले, कोई दवा काम ना करे, तब एक्यूपंक्चर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से धन्यवाद बहन जी। आपकी शंका का समाधान हो गया होगा। नहीं नहीं, समझ गया मैं। दूसरा एक छोटा सा सवाल था कि जी, जैसा स्पॉन्डिलाइटिस का आपने बताया, तो जी, स्पॉन्डिलाइटिस तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। उसका जी रीजन हाँ, भी आपने बताया, मोबाइल और लैपटॉप और आदि सब जो काम है। तो क्या हाँ। स्पॉन्डिलाइटिस में इसमें परमानेंट रिलीफ मिलता है क्या? जिसे जी, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में मिलता है, पर उसकी कंडीशन ये होती है कि यदि जो 2 वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क है, वो कितना ज़्यादा निकला है, यदि थोड़ा-सा बल्जिंग है, थोड़ा-सा आउट हुआ है, तब तो वो ठीक हो जाता, अपनी जगह आ जाएगा। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा पूरा डिस्क बाहर आ गया है और मरीज़ को चक्कर आने लगे, पूरा अ, हाथ एकदम सुन्न हो रहा है, झुनझुनी बहुत ज़्यादा आ रही है, इसका ये इंडिकेशन है, ये लक्षण है कि बहुत ज़्यादा नर्व कंप्रेस हो रही है और डिस्क पूरा बाहर निकल आया है। ऐसी कंडीशन में एक्यूपंक्चर से भी राहत नहीं मिलेगी। यदि थोड़ी शुरुआत में है, तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो जैसे यंग बच्चों में मैंने देखा कि उनको बहुत जल्दी राहत मिली, पर जैसे ओल्ड एज के पेशेंट आए, जैसे कोई बैंकर थे, क्लर्क थे, उनको सारा जीवन वो झुक-झुक के काम करते रहे, पहले तो नोट गिनना पड़ता था। ऐसे जो बैंकर आए थे, तो उनकी गर्दन में इतना ज़्यादा बल्जिंग था, एक्स-रे करने पे देखा कि पूरी डिस्क बाहर आ गई है, तो उनको मैंने साफ मना कर दिया कि नहीं, आपका इलाज नहीं हो सकता। तो उनका कहना था, मेरे बेटे का आपने ठीक किया, मेरे नाती को आपने ठीक किया, तो मैं क्यों नहीं ठीक हो सकता? मैंने कहा, दादाजी आपकी बहुत ज़्यादा नस दब रही है, डिस्क बाहर आ गई है, आप ठीक नहीं हो सकते, आपकी वर्टिब्रा आपस में जुड़ गई हैं, उसमें कोई स्पेस नहीं बचा है। यंग बच्चे में अभी शुरुआत थी तो वो ठीक हो गया, आपका बेटे का भी थोड़ा-सा ज़्यादा था, लेकिन वो एक्सरसाइज़ करता रहा और मेरी सलाह मानता रहा और एक्सरसाइज़ नियमित करता रहा, तो उसको राहत मिल गई। पर वो दादाजी जो ओल्ड बैंकर थे, उनको राहत नहीं मिली। तो स्थिति पे निर्भर करता है कि रीढ़ की हड्डी की, वर्टिब्रा की क्या स्थिति है, डिस्क कितना बल्जिंग हुआ है, इस पे देख कर के निर्णय लिया जाता है कि ये मरीज़ ठीक होगा या नहीं होगा। जी बहन जी, बस एक छोटा सा अंतिम सवाल कि जी। इतनी अच्छी पैथी जो बिना खर्चीली है और हुँ। राहत भी मिल सकती है, तो इसका प्रचार प्रसार जितने तेजी से बाकी पैथी या हो रही है या जन जन में, ये क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे के क्या कारण? इसके पीछे फ़ार्मा कंपनियों का हाथ है। फ़ार्मा कंपनियाँ सोचती हैं कि यदि बिना दवा के ये डॉक्टर लोग मरीज़ों को ठीक करने लगे, तो हम कहाँ जाएँगे? दवा बिकना बंद हो जाएगी। और जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, जो सर्जन हैं, उनको लगता है कि यदि ये बिना दवा के ये एक्यूपंक्चर वाले यदि मरीज़ों को ठीक कर देते हैं, तो हमारी सर्जरी तो हम कर ही नहीं पाएँगे, ये तो ऐसे ही ठीक हो जाएँगे। तो ये एक बहुत बड़ी लॉबी जो है वो इसके पीछे है। हम इसकी मान्यता के लिए बहुत सतत प्रयासरत हैं और हमने प्रधानमंत्री तक की बात पहुँचाई है कि भाई दुनिया के 130 देशों में एक्यूपंक्चर को मान्यता है, तो फिर हमारे देश में क्यों नहीं दी जा रही? तो उसमें ये कि चीन हमारा दुश्मन है।
चीन दुश्मन है पर विद्या में थोड़ी दुश्मनी है। विद्या तो सब सीख सकते हैं। तो अभी इसके ऊपर बात चल रही है। तो अभी इन दिनों क्या हो गया है कि देश में बहुत जगह महाराष्ट्र काउंसिल ने इसमें एक वो सर्टिफिकेट कोर्स दिया, तो उसमें 10वीं पास 12वीं पास लोगों को भी एक्यूपंक्चर वाला एक सर्टिफिकेट मिल गया है। तो वो उसको करने के लिए कर सकते हैं इस तरह। और जब तक कि इसका 5 साल का कोर्स ना हो, जैसे कि बीएमएस है, एमबीबीएस है, इस तरह का जब कोर्स बनेगा, पूरे शरीर की रचना का ज्ञान होगा, कहाँ पर निडिल लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये सारी चीजें जब पूरी का पढ़ाई होगी और उसकी डिग्री होगी, उसके बाद ही इसको हम मान्यता दे सकते हैं। आज यदि मान्यता दी गई तो हमारे देश में कम से कम 5 लाख लोग एक्यूपंक्चर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साउथ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में बहुत कम लोग हैं जो कि इसको करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इन दिनों लोगों ने 10 दिन 1 हफ्ते का कोर्स करके और शुरू कर दिया है। ये बहुत खतरनाक है। तो सरकार को भी ये डर है कि यदि हमने इन सब को मान्यता दे दी तो क्या होगा, पूरा हेल्थ सिस्टम चौपट हो जाएगा। तो इसलिए सरकार इस बारे में सोच रही है कि इसका एक कोर्स डिज़ाइन करके हमने दिया है कि जैसे चाइना में होता है 5 साल का कोर्स, इसी तरह हमारे देश में भी इस तरह का कोर्स किया जाए। और एक पूरा डेलीगेट गया और वहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर से बात की है और उन्होंने कहा है कि इसके बारे में विचार किया जाएगा। अभी एलाइड सर्विसेज में उसको दे दिया है, जैसे नर्स वगैरह को की समकक्ष उसको मान्यता दी है। जैसे नर्स डॉक्टर को मदद करती है, उसी तरह एक्यूपंक्चरिस्ट किसी डॉक्टर के देखरेख में कर सकता है। लेकिन यदि डॉक्टर को ही नहीं मालूम कि एक्यूपंक्चर क्या होता है तो वो कैसे किसी को बोल सकता है कि तुम ये करो। तो अभी ये स्थिति बहुत खराब है और मैं बड़े दुख के साथ कह रही हूँ कि मुझे भारत सरकार ने ही भेजा था, वो भी अपने खर्चे से। चीन सरकार ने मुझे स्कॉलरशिप दी थी, डुअल स्कॉलरशिप थी। चीन सरकार ने भी पैसे दिए, भारत सरकार ने भी दिए और नौकरी में थी तो तनख्वाह भी पूरी मिली। पर जब मैं लौट कर आई तो मुझे इसको करने की अनुमति नहीं दी गई। तो आज भी मैं इसके लिए स्ट्रगल कर रही हूँ और मैं बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम सब कोशिश में हैं कि इसको पूरे 4 साल का एक डिग्री कोर्स हो, इसको मान्यता मिले और फिर सब लोग इसे कर सकें। लेकिन जैसा मैंने बताया, फार्मा इंडस्ट्री का बाजार ठप हो जाएगा, इसलिए वो तरह तरह से कोशिश कर रहे हैं कि एक्यूपंक्चर को मान्यता नहीं दी जाए। तो एलोपैथी वाले जो है वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे इसमें शामिल नहीं होगा। आयुर्वेद वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम इसको अपने इसमें शामिल नहीं करेंगे। अब अलग से कोई विभाग बने एक्यूपंक्चर के लिए, अलग से, जैसे एलोपैथी का अलग है, आयुर्वेद का आयुष डिपार्टमेंट है, ऐसा ही कोई एक डिपार्टमेंट बने जिसमें सिर्फ एक्यूपंक्चर हो। तो फिर सब लोग सीख सकेंगे, कर सकेंगे। अभी आज के समय बहुत ही भयानक स्थिति से गुजर रहे हैं, इसमें बहुत ही खतरा है और सही विशेषज्ञ मिलना बहुत कठिन है। तो जी मुझे ऐसा लगता है कि एक्यूपंक्चर को अभी मान्यता मिलने में शायद मेरे जीवन काल में तो संभव नहीं लग रहा है। पता नहीं कितने सालों बाद मिलेगा, कभी ना कभी तो होगा। हमारी मेरी लड़ाई जो है वो जारी है और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने जीवन काल में से मान्यता दिला पाऊँ। धन्यवाद मैडम। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर दुबे सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किए। और समय को देखते हुए आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आप अपना ओम सदन को सादर प्रणाम।
रश्मि दीदी आपको हाँ सादर प्रणाम। ये बताइए हाँ जी। कभी कभी रात में सोते वक्त पिंडली में एकदम बहुत जम के ऐंठन होती है, ऐसा लगता है कि नस टूट जाएगी, बहुत तेज दर्द होता है, वो कभी कभी होता है, वो उसका क्या कारण, उसका निदान क्या है? उसका कारण है शरीर में पानी की कमी। जो पिंडली है वो हमारा दूसरा हृदय है। हार्ट के बाद दूसरा हृदय जो है उसको पिंडली को मानते हैं। तो जब पानी शरीर में 80%, 75 से 80% तक के 70 से 80 तक परसेंट पानी होता है, और पानी पीने में हम ध्यान नहीं देते कि हमने कितना पानी पिया है। तो आपके उम्र के हिसाब से आपको कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। यदि इससे कम पानी पिया तो आपको ऐंठन होगी, और मैग्नीशियम की कमी से भी होता है। तो डॉक्टर कुसुम भारद्वाज आपको बताएंगी, मैकपास होता है उनके इसमें, बायोकेमिक वाली एक दवा होती है मैकपास। तो मुझे भी, मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपनी क्लिनिक में मरीजों में इतनी व्यस्त हो जाती हूँ कि मैं पानी पीना भूल जाती हूँ, कि याद नहीं पानी पिया कि नहीं पिया, क्लिनिक में साथ में पानी रखा कि नहीं रखा। तो मेरी जो रिसेप्शनिस्ट है वो एक बोतल ला के रख देती, मैडम आपने पानी नहीं पिया, प्लीज पानी पी लीजिए। तो इस तरह कभी जब भूल जाती हूँ, नहीं पीती हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है। तो उस रात मुझे ज़रूर क्रैम्प्स होता है। और इन दिनों अभी एसी चला रहे हैं, तो एसी में क्या होता है कि हमारे शरीर का जो जलियांश है उसको वो पूरा खींच लेता है। और आप देखते होंगे कि एसी का जो पाइप है वो बाहर पानी टपकता रहता है, टपकता रहता है। वो पानी कहाँ से आता है? हमारे शरीर से ही तो शोषित करके, और वो बाहर पानी फेंक रहा है। तो पानी जो है वो शरीर का जब निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। कभी यदि ज़्यादा आपको गर्मी, पसीना ज़्यादा निकला, गर्मी है, पसीना ज़्यादा निकला, और उसके जितना पसीना निकल रहा है उसके एवज में आपने उतना पानी नहीं पिया, तो ज़रूर क्रैम्प्स आएंगे। और दूसरा कारण कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी से भी इस तरह का क्रैम्प्स आता है, और फिर वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं भुक्तभोगी हूँ। मुझे भी ऐसा होता है एसी में सोने पे, मुझे भी ऐसे क्रैम्प्स आते हैं। तो मैं वो मैकफास्ट अपने पास रखी रहती हूँ। तो भरद्वाज आंटी ने मुझे बताया था, रश्मि तुम मैकफास्ट खा लिया करो तो तुरंत ठीक हो जाएगा। मैं 4-5 गोली पानी में घोल के पी जाती हूँ तो ठीक हो जाता है। पर पानी कौन पीना सी बताया वो? जरूरी है। मैकफास्ट आप डॉक्टर भरद्वाज बता देंगे आपको। हाँ, मैं बात कर लूँगा। अच्छा रंजना जी, जी मेरी फीस जमा है, आप दे दीजिएगा उनको, आपके अरे पास आपने जमा कर ली ना। कोई फीस की जरूरत थोड़ी होती है इसमें। जी मेरी हाँ फीस केवल ये है, मेरी फीस ये है कि आप नहीं सब इन हमारी फीस चीजों को अपनाएं दरअसल और आगे दरअसल बढ़ाएं, यही मेरी फीस है। नहीं मेरी हमने आपकी फीस मुस्कुराहट के रूप में दी है इनको। जी वो रश्मि मैं ली हूँ इनसे ये है तो इसलिए कह रहे वो। चलिए अब ना एक 2-3 हैंड राइज है, फिर भी मैं एक हमारे योगाहार में एक मेरी सहेली है, पेशेंट है अभी, और मैं थोड़ा-सा क्षमा चाहती हूँ। अगर वो बोल सके आदरणीय बहन रश्मि राठौड़ जी, वो अभी पीड़ित है, वो भी जुड़ चुकी है, मैंने उनसे निवेदन किया था कि जुड़ जाओ। तो अगर वो बोल सकती है अपना वीडियो ऑन करें, और रश्मि जी अपने आप अपने जो बीमारी है आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि राठौर, स्वागत है, बताएं। रश्मि जी मेरी आवाज आ रही है? रेशमा बिल्कुल राठौर, आपकी आपकी आवाज तो आ रही है, रंजना आपकी आवाज आ रही है। हाँ रेशमा रेशमा राठौर नाम है उनका। रेशमा की नहीं आई अभी आवाज। रेशमा अपना हेलो। वीडियो भी खोलो। उनका ऑडियो वीडियो दोनों ऑन नहीं है। हाँ अभी तो उनका आवाज आ रही है, वीडियो खोलो रेशमा, बताओ। नमस्ते मैम। नमस्ते, आवाज आ रही है पर अब दिखाई नहीं दे रही। नहीं नहीं दिखाई दे रही है अभी। वीडियो भी ऑन कर लो ना। वीडियो ऑन हो अच्छा बताइए क्या तकलीफ है, बताएं। हेलो। हाँ नमस्ते जी, बताएं क्या तकलीफ है। ओम मैम, कैसे हो आप? ओम, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कल से आज बेहतर हूँ। हाँ, अभी मैं नया ज्वाइन किया आपके पास, हाँ आपके जी। ग्रुप में।
हाँ जी बताएं। मैम, मुझे जो है ना हेल्थ का इतना प्रॉब्लम है 15 साल से। मैं जब 2015 में जब गिरी थी हाँ बाइक से गिरी थी, उसके बाद ऐसे साल में एक दो बार गिर चुकी हूँ। ऐसे गिरती रही तो पैर फिसल जाता है, तो गिरने की वजह से है ना मेरी नस दब गई है कमर में। हाँ हाँ। L5, L3-4 एंड L4-5 अच्छा। इस लेवल में नस दबी है। तो मैंने बहुत सारा ट्रीटमेंट किया, हरिद्वार में किया वहाँ पे 15 दिन का ट्रीटमेंट दिया रामदेव बाबा जी के यहाँ पे। तो हम्म। दिवाली में है ना मेरा लेफ्ट पैर पूरा पैरालिसिस हो गया था मुझे दिवाली में। अच्छा। तो वो मैं पूरा काम करना छोड़ दिया था 6 महीने में। ऐसे बेड पे वॉकिंग करना ऐसे धीरे धीरे करने लगी थी। फिर ट्रीटमेंट लिया तो वो पैर थोड़ा सा जगह पे आ गया है, लेफ्ट पैर। लेकिन हम्म। राइट पैर यानी पैर से लेकर हेड तक मेरा राइट साइड पूरा भारीपन लगता है, सूजन रहती है हाथों में, पैर में। और हम्म। हाथ पैर सुन्ना पड़ जाता है, रात में पूरा सुन्नापन आ जाता है आधी बॉडी में, पूरा राइट साइड। अच्छा। और आपका दिवाली एमआरआई हुआ है क्या? एमआरआई हुआ था? MRI हुआ ना, मैं वो उसी का रिपोर्ट बता रही हूँ आपको। हाँ हाँ। तो दिवाली में है ना जब ये लेफ्ट पैर का लकवा मार गया था, तब से सर में आवाजें बहुत आ रही है। राइट साइड हम्म। से पैर से लेकर सर तक आधा सर है ना, जैसे हम मच्छर मारते हैं बैट से, तड़ 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 कैसे आवाज आती है, दिन भर सर में आवाजें आती है। और हम्म। हाइपर होने लगे हुए, चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। और हम्म। काम कुछ नहीं करने देता। हाँ, कपड़े बर्तन, कभी कभी काम वाली बाई नहीं आए तो कपड़े बर्तन अगर करती हूँ तो पूरा हाथ सूजन सूजन आ जाते हैं हाथ पैरों में। और हम्म। सुन्नापन इतना होता है कि हाथ पैर ऐसे रात को उठते नहीं है मेरे, पूरे ऐसे ढीले पड़ जाते हैं। हम्म। और अस्थमा बहुत है, अस्थमा है 20-25 साल से। तो अच्छा। सर्दी सर्दी हर मौसम में, ठंड हो, गर्मी में, ठंड में और बरसात में इतनी सर्दी रहती है। थोड़ा सा कुछ भी हो जाए तो पानी बहना, छींके आना, रात भर छींके आना, पानी हम्म। बहना, सो नहीं पाती हूँ। ये बहुत परेशानी है मुझे सर्दी की। अच्छा। अभी भी सर्दी बहुत है, दिन हम्म। भर सर्दी रहती है नाक में। आप कहाँ रहती हैं? जी महाराष्ट्र में रहती हूँ, नागपुर, पुसद में, यवतमाळ जिले के पास। यवतमाल जिले में। हाँ, वहाँ पे कोई आयुर्वेद का कोई सेंटर है क्या, पंचकर्म वाला? है कोई सेंटर, सब कर चुके हैं मैम। बहुत हॉस्पिटल कर करके परेशान हूँ, कहीं पे भी थोड़ा सा रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। बहुत परेशान हूँ मैं तो। वहाँ पतंजलि में वहाँ कराया था क्या आपने? जी वहाँ पे 15 दिन रुकी थी मैं। 7 दिन में मुझे अच्छा नहीं लगा तो 15 दिन रुक के फिर वो लेफ्ट पैर में जो पैरालिसिस हो गया था वो जगह पे आ गया है। हम्म। लेकिन राइट का प्रॉब्लम मेरा सॉल्व नहीं हुआ। वो 15 साल हो गए आज मुझे, वो बहुत प्रॉब्लम जा रही है। कितना अच्छा। भी योगा करती हूँ, घूम के आती हूँ, दिन भर ऐसे रेस्ट भी नहीं करती, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी रात को हाथ पैर पूरा लूज हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, अच्छा। तो उठा अभी नहीं कुछ जाता। आयुर्वेद की दवा ले रही हैं क्या आप? दवाई नहीं खाती मैम, मैं ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं दवाई खाई तो पूरा फेस फेस पे सूजन आ जाती है। और यूरिन साफ नहीं होती। फिर एलोपैथी की दवाई खाई तो यूरिन साफ नहीं होती, नहीं, ज्यादा से आयुर्वेद ज्यादा। की दवा नहीं ली? आयुर्वेद की? आयुर्वेद से पतंजलि का लिया था। मैं ज्यादा दवाई खाती ही नहीं, मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ दवाई की तरफ। अच्छा। कभी कभी ज्यादा हो गई तो फिर एक आधा पेन किलर लेती हूँ, तो उससे भी चेहरे पे सूजन आ जाती है, यूरिन साफ नहीं होती फिर रात को, वो प्रॉब्लम हम्म। आ जाती तो यहाँ भोपाल में कोई है आपके परिचित, यहाँ रिश्तेदार कोई है आपके भोपाल में? है। मैं नहीं दिल्ली में सिस्टर रहती है मेरी। अच्छा। हाँ। तो दिल्ली में है एक्यूपंक्चर वाले डॉक्टर? दिल्ली में आपकी सिस्टर हैं तो वहां पर एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, डॉक्टर रमन कपूर। हम्म। ग्रेटर ग्रेटर कैलाश में है और गंगाराम हॉस्पिटल में बैठते हैं। तो वहाँ जा सकती हैं आप। हम्म। बाकी आयुर्वेद की कुछ दवाइयों से कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता है, आप आयुर्वेद की कुछ दवा ले सकती हैं। आप हाँ, यदि ले सकती चाहेंगी तो आयुर्वेद की हूँ। दवाइयाँ ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा गर्म होती हैं। कुछ जो काढ़े वगैरह हैं वो लिए जा सकते हैं जिससे दर्द में आपको राहत मिले, सर्दी आपकी ठीक हो सकती है।
और दर्द में राहत मिल सकती है। और अंजलि आपकी MRI की जो रिपोर्ट है ना वो, और उसकी फिल्म की फोटो लेके दे सकती हो, तो वो मुझे हाँ भेज दो। रंजना जी के पास नंबर है, तो आप उसको क्या करना कि जैसे वो एक्सरे देखते हैं ना जिस व्यू बॉक्स में, उसमें हम्म। रख के फोटो खींच के से भेजोगे ना, तो उसके उसमें समझ में आएगा कि कितनी नस दब रही है। और ये जो अभी स्कैन करने को बोला है डॉक्टर ने, क्योंकि सर में जो आवाजें है वो हम्म, कम हो रही, पूरा दिन भर तड़ 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 से डिस्टर्ब होता है, माइंड बहुत चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। हाँ, तो वही जब भी गर्दन की नस दबती है ना तो उसके कारण ऐसा होता है, और कमर की नस दबती है तो उसके कारण पैरों में सुन्नता आ रही है। तो है तो अच्छा। नस दबने के कारण ही सब कुछ हो रहा है। तो आयुर्वेद डॉक्टर में लेफ्ट लेफ्ट पैर में लेफ्ट साइड में अगर नस दबे है तो फिर मुझे राइट साइड में 15 साल से राइट साइड में ही तकलीफ क्यों है इतनी? देखो, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है ना, वो उसमें जो डिस्क है, कभी इधर दाहिनी तरफ दबी है तो फिर इधर दर्द होगा, और अपन को जिधर दर्द होता है तो हम दूसरा पैर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उस तरफ होने लगता है। तो वो तो दोनों तरफ होता है। कभी यदि मान लीजिए आपके दाहिने बाएं पैर में तकलीफ थी, तो आपने ज्यादातर जो है दाहिने पैर को यूज किया है ना, फिर हम्म। उस तरफ नस दबने लगी। फिर जब हम्म। उसको उसमें तकलीफ हुई तो आपने दूसरी तरफ पैर को ज्यादा इस्तेमाल किया, तो पता हम्म। चला कि एक पैर पतला हो गया। आपको अनुभव हुआ होगा कि एक पैर थोड़ा मोटा है, एक पैर थोड़ा पतला हो गया। तो राइट पैर सूजा उसमें हुआ है हाँ, भयंकर। और इधर का कम हो गया, क्योंकि जब हम्म। जहाँ ज्यादा दबाव पड़ रहा है तो वहां नस दब रही है, उसको हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे मांसपेशी शिथिल हो जाएंगी और पैर पतला हो जाएगा। और दूसरे पैर को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, पूरा वजन। भाई हम दो पैर से चलने वाले प्राणी है ना, चार पैर तो है नहीं अपने, दो पैर हैं। जी तो मैम। हम दो पैर है तो एक पैर से तकलीफ है तो हम दूसरे पैर से चलते हैं, ज्यादा वजन देते हैं, तो शरीर का जो पूरा भार दूसरे पैर पे आ गया तो वो पैर में भी तकलीफ हो जाती है, उस साइड में नस दबने लगती है। ऐसा होता है। मैम ये इतनी परेशान हूँ, कभी कभी लगता है कि खुद को ही सुसाइड कर लूं क्या, इतना अरे नहीं डिप्रेशन में। नहीं, ऐसी ऐसा ऐसा मत सोचो। अब क्योंकि नियम से योग करो, नियम से योग करो, और उसमें सामने झुकने वाली क्रिया मत करो। और लेट के पवन मुक्त आसन करो, और उसके बाद में आप बैठ के तितली आसन करो। और स्पाइन को ट्विस्ट करने वाला जो है वो करो, मकरासन करो। और आप साथ में भुजंगासन करो। इसके साथ शलभासन करो। ये सब आसन करोगी तो उसमें आपको आराम मिलेगा। और जो मैम कान ये में आवाज आ रही है उसके लिए भ्रामरी करो। भ्रामरी करोगी तो उससे आपको जो ये आवाज आती है उसमें कमी होगी। मैम ये जो 15 साल से तकलीफ है मुझे, ये हम्म इतना सोई हूँ, पूरा हॉस्पिटल सब सब करके इतना थक गई हूँ मैं कि मुझे रिलीफ ही नहीं मिल रहा है। पता नहीं, योगा करती हूँ, सब रेशमा करती हूँ, वॉकिंग करती हूँ। हाँ, रेशमा मैं बीच में बोलती हूँ। रेशमा एक सुनो, मैं हाँ आपको ना डॉक्टर रश्मि दीदी का नंबर दे देती हूँ, आप उनसे बात कर लो। अगर हाँ रश्मि दीदी कह रही है अगर भोपाल में जा सकती हो तो फिर आप भोपाल भी जा सकती है, कोई बात नहीं है, निश्चिंत हो जाओ। मगर ना मैं तुम्हें नंबर दे देती हूँ, प्रश्न अभी भी बचे हैं। देखिए डॉक्टर रश्मि दीदी, एक हाँ जी, मरीज, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक बिल्कुल पेशेंट बिल्कुल। एक बात करें कि वो हाँ हार्ट अटैक से एक 52 साल की आदमी जो थे वो चले गए एकदम कि 8 बजे आ गया और फिर ऐसे हो गए, तो उसमें ये और हम चले गए, तो उसी में ये मेरे साथ बातें कर रही थी और बताया कि मैं भी ऐसी भी, मुझे भी लग रहा है कि मैं भी ऐसी जाने वाली हूँ कुछ दिन में। मैंने कहा इतनी जल्दी तुम क्यों हार मान रही हो? तो मैंने कहा मैं, हमारे सदन में डॉक्टर भी आती है और भी आयुर्वेदिक बहुत सारे लोग आते हैं, आप थोड़ा सा समाधान हुआ। मैंने बहुत किया बोले 15 साल से, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती हूँ, ऐसे लग रहा बोले। तो मैंने निराश मत हो, कुछ ना कुछ समाधान होता है ना। तो इसलिए मैं इसको ना थोड़ा सा ये तकलीफ में नहीं देख रही थी, मैं दबा तो दी, वो पूछे तो और तुरंत वो रश्मि रेशमा जुड़ न गई रहो थी। न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। काम करो, निराश ना हो। सब कुछ ईश्वर जो है उस पर छोड़ दो, सब ठीक होगा। मन को ठीक रखो, पॉजिटिव सोचो।
ऐसी मरने की बात मत सोचो, अपने परिवार के, घर के, बाल बच्चों के, पति के, घर की, सबके बारे में सोचो। तो अपने माइंड को डाइवर्ट करो, उसके साथ जीना सीखो। जो तकलीफ है 15 साल से है, उसके साथ ही जीना सीख लो। बाकी जी मैम। इलाज है, कुछ ना कुछ होगा, जरूर होगा। जी बिल्कुल मैम। बिल्कुल। 24 मैं हो गई थी। हाँ बिल्कुल रेशमा, अब ना तुम थोड़ा सा बंद कर दो, क्योंकि 8 बजे का समय है, और मैं तुम्हें नंबर दे देती हूँ, तुम बात कर लो, ठीक है? ठीक है, ओके। हाँ ठीक है। और मैं अभी सदन से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे हैंड राइज तो 3 है, और 8 बजे का समय है, और मैं आदरणीय श्री मुनीलाल भैया से निवेदन करती हूँ कि प्रश्न ले ले तीनों। आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय शशिकांत जी, गणेश जोड़ जी, 3 हैंड ओम राइज कर दीदी, रही हूँ। सदन को मेरा प्रणाम। ओम ओम। दीदी मैं यहाँ से तीखर से बोल रही हूँ, इटारसी से, हाँ रेखा हाँ वर्मा। मुझे जी। 15 साल करीबन हो गया, मैंने अभी वो प्रॉब्लम सुनी है मैडम की, और हाँ। मुझे भी है वही प्रॉब्लम, लेकिन मैं चल फिर पा रही हूँ बहुत अच्छे से। बस केवल मेरे को तकलीफ थकान सी रहती है। एमआरआई करवा चुकी हूँ मैं, उसमें मेरी L3 L4 L5 में थोड़ा सा हल्का सा है। और तो आप तो बहुत पास में रहती हैं, आ जाइए भोपाल। हाँ, मैं वही आपसे बात करना चाहती थी। क्या हाँ। मैं वहां पर, यदि क्या मुझे डेली आना पड़ेगा, कितने दिन आना पड़ेगा क्या? उसमें कम से कम 10 सिटिंग चाहिए, और जी 20 मिनट्स की एक सिटिंग रहती है, तो जी 20 मिनट का समय लगेगा। और हाँ। मंडे टू फ्राइडे 5 दिन हम काम अब करते हैं, तो 2 दिन फिर मन, रेस्ट देते हैं, इन्हें एनर्जी फ्लो कितना हुआ है देखने के लिए। सैटरडे मंडे टू संडे 2 फ्राइडे, दिन। हाँ, शाम मंडे को टू 6 से फ्राइडे, 8। जी जी जी, 5 दिन। सोमवार शुक्रवार। हाँ, जी तो सोमवार मंगल बुध गुरुवार शुक्रवार 5 दिन। अच्छा शनिवार इतवार को रेस्ट देते हैं। अच्छा, 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक वर्क होता है, बाकी के 2 दिन रेस्ट है ना? हाँ हाँ, तो तो ऐसे दो 2 दिन हफ्ते आना पड़ेगा आपको। तो मैं अप डाउन कर सकती हूँ दीदी? हाँ हाँ, कर सकती हो। वहां से कितनी देर लगती? 2 घंटे लगते हैं, 1.5 घंटे टाइम क्या लगते हैं। रहेगा दीदी, टाइम क्या रहेगा? वही शाम को 6 से 8 रहता है, तो आप देख लीजिए उधर उस टाइम ट्रेन है कोई, और सवेरे या टाइम नहीं कोई। रहता कुछ दिन में? सुबह अलग सुबह से बुक नहीं है। कर लीजिए, और बहन दिन जी में भी अलग से नहीं? बुक कर लीजिए, नहीं। अलग से दिन में? बुक कर लीजिए, प्रदीप राज वर्मा जी अलग से हाँ बुक जी, कर आप लीजिए। है आप ना, कोशिश करिए। फोन नंबर ले लो आप, रंजना जी से आप फोन आ नंबर है सकते मेरे हो। पास दीदी, ये मेरी हाँ हाँ। धर्मपत्नी है रेखा देवी। हाँ, तो आप आइए भोपाल, आ जी जाइए, एक जी बार मिल लीजिए, आपका एमआरआई देख लेते हैं, जी और जी। कितना क्या हो सकता है मैं बता दूंगी आपको। जी जी। आदरणीय अनिल राय जी, आपका हैंड रेज है, कृपया अपना प्रश्न करें। जी ओम, सदन को प्रणाम, दीदी हरिओम। को प्रणाम। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी, मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। जी। और मेरा एक लड़का है, वो कंप्यूटर पर 7-8 घंटे काम करता है। हाँ इस समय नजदीक में, मतलब 5-6 दिन से कंटिन्यू हाँ उसके सर में दर्द रहता है। हाँ हाँ तो उसका कोई एक्यूप्रेशर इलाज या कान से जो आप बताती हैं उसका इलाज हो तो आप हाँ। बताएं जी। ओम। देखिए, सबसे पहले उसका आई टेस्ट कराइए, और उसको जो है ऐसा चश्मा दिलाइए कि जिससे कि जो इसकी रेज होती है ना, वो बड़ी जी हार्मफुल होती है, ब्लू रेज जो होती है। तो जी सबसे पहले उसका आई टेस्ट कराएं, और देखिए चश्मा लगता है क्या। और नहीं तो जो उसको उससे रेज से बचने के लिए एक एंटी ग्लेयर चश्मा होता है, वो 0 पावर का, वो लगा सकते हैं यदि नंबर नहीं है तो। और इसके अलावा कान में जो मैंने बताया था, ईयर लोब में यहाँ पे पॉइंट है कान में, आँख का, जो मैंने बताया था। ये इसमें देखिए, कान में ये हिस्सा नीचे का, ये वाला हिस्सा, ये आई का पॉइंट है, जी ये आंखों का बिंदु है। जी इस बिंदु को जोर जोर से दबाना। इस पे क्या करिए, एक राई का दाना, एडेसिव से बैंडेड होता है ना, वो छोटा सा टुकड़ा काट के एक राई का दाना यहाँ चिपका दीजिए, और उसको जोर जोर से दबाएं, तो उससे उसको राहत मिलेगी। और इसके अलावा हाथ में, ये वाले हाथ में ये हिस्सा जो है, उठा हुआ हिस्सा, ये हिस्सा, यहाँ पे दबाव डालना है, इस तरह से, ये ऐसे प्रेशर देना है। तो ये पूरे सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन, नाक कान गले सबके लिए
ये बिंदु है, इस बिंदु पर दबाव डालें यहाँ पे, जी तो इससे दर्द में राहत मिलेगी। और सबसे बड़ा कारण होता है कि लगातार इतनी देर कंप्यूटर पे बैठने से आंखों पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है, तो थोड़ी थोड़ी आंख की एक्सरसाइज जरूरी है। तो एक्सरसाइज में बता देती हूँ कि जो जहाँ से हमारी नाक शुरू होती है ना, यहाँ पे ये दोनों तरफ इस तरह से पॉइंट को इस तरह प्रेस करना है, ऐसा क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉक 20 टाइम्स। फिर जहाँ से आईब्रो शुरू हुई है, यहाँ पे इस तरह से 20 टाइम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, दोनों दोनों इसमें करना है ना, दोनों। अब एक हाथ से मोबाइल पकड़े इसलिए बता पा रही मैं आपको। ऐसा ऐसा इसको यूं दबाना है, वर्टिकल करने से दिखेगा शायद। अभी देख पा रहे हैं? अब ये जहां से आंख शुरू हुई है, जी जी यहाँ पर 20 टाइम्स इसको प्रेशर देना है। फिर यहाँ जहाँ से भौं शुरू हो रही है, यहाँ 20 टाइम क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉक। फिर उसके बाहर, आंख के बाहर यहाँ पर साइड में, यहाँ थोड़ा गड्ढा सा फील होता है, जी इस जी जगह यहाँ पर 20 टाइम्स प्रेशर देना है। जी फिर आंखों के ठीक नीचे यहाँ पे इस तरह से दबाव डालना है, ये भी 20 टाइम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। फिर भौं के ऊपर ये नकल से, ये वाला हिस्सा जो है ना हाथ का, ये हिस्सा, इससे इस तरह से ये 20 टाइम्स करना है। और जो हाथ वाला पॉइंट बताया था उठा हुआ, उसका ये यहाँ पर इस जी तरह से जी दबाव डालना है। तो जी इतने पॉइंट यदि वो प्रेस करेंगे तो उससे उनका सिर दर्द में भी आराम मिलेगा और आंखों में भी आराम मिलेगा। और सबसे पहली जरूरत है कि आंखों को थोड़ा रेस्ट देना है, तो थोड़ा लुब्रिकेंट डालना होता है। टीयर्स नहीं थे, आर्टिफिशियल टीयर्स आते हैं, और हमारा आयुर्वेद में आता है आईटोन नाम से एक आती है, ड्रॉप आती है। और सॉफ्ट वो जो टीयर होते हैं ना, वो आप कहीं भी पूछेंगे ड्राई आई के लिए, वो जो होता है, ड्राई आई होने से ये तकलीफ होती है। तो पहली फुर्सत में आंखों की जांच कराएं, यही सिर दर्द का बड़ा कारण है। और एक बार बीपी भी चेक करें। और आपके जो पॉइंट मैंने बताए हैं, इसको दिन में 3 बार प्रेस करें, तो इससे आंखों को राहत मिलेगी और सिर दर्द कम होगा। जी और जैसे सिर कान के पॉइंट बताए मैंने, ये पूरे कान को ही दबा लेना इस तरह से, ये ब्रेन का पॉइंट है। ये यहाँ पे जब बाली पहने है, ये आंखों का पॉइंट है। इन पॉइंट्स को यदि दबाएंगे तो इसमें जैसे दिखाया था मैंने आंख का पॉइंट आपको, आंखों का पॉइंट, इसको दबाएं। और इसी के ऊपर सिर का पॉइंट है, तो सिर के पॉइंट जैसे पूरा कान जो इस तरह से, पूरा ये वाला सिर दर्द के लिए है, ये आंखों के लिए है। इनको प्रेशर देते रहें, ऐसे दबाते रहें, इसके दर्द होना चाहिए इतना दबाएं, उससे आराम मिलेगा। जी और बहुत 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 लंबे समय धन्यवाद। तक के अपन इसमें बैठते हैं ना कंप्यूटर पे, तो उसमें आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, उसके कारण ही सिर दर्द होता है। आई ड्रॉप क्या बता रहे हैं आयुर्वेदिक वाला? आईटोन, आईटोन। आईटोन, हाँ, ठीक 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 वो धन्यवाद डालें। मैडम। जी 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 धन्यवाद अनिल राय। और चैट बॉक्स में नंबर डाल दिया है हमारे डॉक्टर रश्मि दीदी का, तो चैट बॉक्स में नंबर है, तो आप संपर्क कर सकते हैं और दीदी से उनका समय लेकर बात कर सकते हैं। और आगे देखिए, समय के लिए मैं ये कहूंगी आप लोगों को कि मेरे शाम को 6 से 8 जो है मेरा क्लिनिक का टाइम होता है। और केवल सुबह जो है 10 से 11 के बीच ही बात करें तो ठीक होगा। बाकी समय मेरा जो है वो अ, दूसरे अन्य काम होते हैं। मेरा भी फार्म हाउस है, मैं भी जैविक सब्जियां लगाती हूँ, तो मैं अपने फार्म हाउस पे होती तब मैं फोन नहीं उठा पाती। और सुबह मेरा जो है वो योग का समय रहता है, उसके बाद में प्राणायाम, ध्यान। और ये सुबह का समय ऐसा व्यस्त होता है कि इस समय 10 बजे तक की मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर पाती। तो 10 से 11 के बीच में जब भी करना हो, तो समय का ध्यान रखें कि 10 से 11 के बीच ही सुबह बात करें। बाकी समय मैं अपने फार्म हाउस पे होती हूँ, दूसरे काम करती हूँ। जी आप जैसे किसान लोगों की तरह मैं भी छोटी मोटी खेती कर लेती हूँ, सब्जी वब्जी लगा लेती हूँ, फूल जी पौधे लगा लेती हूँ। तो फिर मैं
उस समय अपने काम में कुछ लिखने पढ़ने में लगी होती हूँ, शाम को क्लिनिक होती है, तो कृपया समय का ख्याल रखिएगा। 10 से 11 के बीच में आप कभी 10 भी फ़ोन कर हाँ, सकते जी, जी, सभी 10 से 11 के बीच में आप संवाद कर सकते हैं, आज नहीं हुआ तो कल करें, ऐसे करके आप बात कर लीजिएगा। और मैं अभी अगला सवाल शशिकांत तिवारी जी। जी भैया, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। शशिकांत तिवारी जी, अब तक आवाज़ आ रही है तो और जी नहीं स्वागत गणेश प्रणाम। हाँ जी, बत